हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का लेक्चर 3 है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। आज हमें कंप्लीट करना है पोस्टुलेट्स। हम तीन पोस्टुलेट्स हैं और तीनों को हम आज डिटेल्ड में अच्छी तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही आज कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने ही तीनों पोस्टुलेट्स मैंने लिख रखे हैं। पहला है पोस्टुलेट जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पोस्टुलेट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ एर्गोडिसिटी। थर्ड जो है वो है बोल्ट्जमैन प्रिंसिपल, ठीक है। तो तीनों को बारी बारी से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो लिखा हुआ है। और देखिए स्क्रीन में देखिए दो एनर्जी स्टेट्स बनी हुई हैं। ये आपकी एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। ये दोनों आपकी एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है पोस्टुलेट को? सबसे पहले आप 2 से 3 बार पढ़िए। अगर आपने पोस्टुलेट को 2 से 3 बार पढ़ लिया है तो आपको एक वर्ड ऐसा मिलेगा जो कि आपके समझ के बाहर होगा, वो है आपका प्रायरी। क्या है? ए प्रायरी, ठीक है। ए प्रायरी जो वर्ड आपकी समझ से बाहर है। तो गौर फरमाइएगा कि ये जो वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है विद इन आवर लिमिट, विद इन आवर लिमिट या फिर विद इन आवर एबिलिटी भी इसको आप लिख सकते हो। मतलब क्या कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हमारे साइंस के अंदर कितनी एबिलिटी है। मतलब क्या है पोस्टुलेट का कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। मतलब ये है कि इसका मतलब आप इस एग्जांपल से समझिए तो बेहतर समझ पाएंगे कि मान लीजिए आपके पास 2 एनर्जी स्टेट्स हैं सेम एनर्जी की। मान लीजिए आपके पास 2 एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि सेम एनर्जी की हैं, ठीक है। देखिए ये आपकी 2 एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि सेम एनर्जी की हैं। इन दोनों के वेरिएबल्स कुछ इस प्रकार हैं। U है इंटरनल एनर्जी, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दोनों के सेम एनर्जी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और सेम एनर्जी स्टेट है। तो अगर किसी पार्टिकल को अगर इन एनर्जी स्टेट्स पर जाना है तो उस पार्टिकल की इन दोनों एनर्जी स्टेट्स में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से वर्ड समझिएगा, कि उस पार्टिकल की इन दोनों स्टेट्स में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वली प्रोबेबल। यही कहता है आपका फर्स्ट पोस्टुलेट कि जहां पर आपकी लिमिट के बाहर है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि वो एनर्जी स्टेट पर आपका क्वांटम पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जाएगा, वही आपका पहला पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का। वही आपका पहला जो है तो पोस्टुलेट है। अगर इसको आप एक और एग्जांपल की मदद से समझो तो देखिए, मान लीजिए अगर ये कोई वाइब्रेशनल स्टेट है, वाइब्रेशनल स्टेट, रोटेशनल स्टेट और ट्रांसलेशनल स्टेट आपने पढ़ ही रखा होगा, है ना। गैस स्टेट में आपने पढ़ रखा होगा। तो मान लीजिए ये कोई एक वाइब्रेशनल स्टेट है और ये कोई रोटेशनल स्टेट है। अब कोई भी आपका मान लीजिए पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अगर कहीं भी जाना है या फिर आप खुला कहीं भी छोड़ दीजिए, तो अगर उसकी एनर्जी इतनी है, अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई पार्टिकल है और इसकी एनर्जी स्टेट इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है कि ये इतनी ही एनर्जी कवर कर सकता है, इतनी ही एनर्जी स्टेट पर जा सकता है, तो इस क्वांटम पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इस एनर्जी स्टेट में जाए या फिर इस एनर्जी स्टेट में जाए, वो होगी इक्वल। दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है और क्वांटम पार्टिकल के पास इतनी ही एनर्जी है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा कि दोनों जो है तो स्टेट्स इक्वली प्रोबेबल होंगी, दोनों स्टेट्स आपकी इक्वल प्रोबेबल होंगी। यही आपका कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। हम अब नेक्स्ट पोस्टुलेट की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकेंड पोस्टुलेट है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ एर्गोडिसिटी। इसका मतलब क्या है? एर्गोडिसिटी आपका एक मैथमेटिकल टर्म है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा सा मैथ्स आपको आनी चाहिए।
ठीक है। तो इसमें एक एर्गोडिसिटी हाइपोथेसिस है और ये प्रिंसिपल जो है, तो ये पोस्टुलेट जो है, तो ये क्या कहता है, ये सिर्फ यही कहता है कि प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल्स टू टाइम एवरेज, प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल्स टू टाइम एवरेज। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इस वाले पोस्टुलेट में आपको दिमाग खोल कर बैठना होगा। बात क्या है कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आपकी इन तीनों पोस्टुलेट्स पर ही को सेंटर्ड है, पूरी इन्हीं पर निर्भर है। तो इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करके समझने होगा। तो इसमें क्या कह रहा है पोस्टुलेट कि प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल्स टू टाइम एवरेज, ठीक है, प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल्स टू टाइम एवरेज, ठीक है। क्या इसका मतलब समझिए, प्रॉपर्टी जो है तो कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसकी माइक्रो स्टेट्स को हम स्टडी करेंगे। तो माइक्रो स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकती है, क्वांटम पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे, थर्मोडायनेमिक्स में क्या प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, हम एंट्रोपी स्टडी करते हैं, हम इंथैल्पी स्टडी करते हैं, हम उसकी इंटरनल एनर्जी स्टडी करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वर्ड लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी मतलब या तो उसकी इंटरनल एनर्जी, या तो उसकी एंट्रोपी, या तो कोई भी फ्री एनर्जी, या तो डेंसिटी और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज का एवरेज इक्वल्स टू टाइम एवरेज। और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला निकालते हैं। ये मैथ से आया हुआ टर्म है, मैंने आपको बताया ना, ये एर्गो। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है, समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है, ये फंक्शन है, या तो कहें प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी, आपके सिस्टम की। मतलब यहाँ पर एफ आई क्या हो सकता है, एफ आई हो सकता है आपका एंट्रोपी हो सकता है, एस आई समेशन ऑफ एस आई। एस आई मतलब अगर आप एक सिस्टम ले रहे हो जिसमें तरह तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की एक एंट्रोपी होगी, दैट इज द एस आई। इसी प्रकार एच आई भी हो सकता है, एच आई मतलब एंथैल्पी, मतलब किसी सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हर पार्टिकल की एक कुछ एंथैल्पी होगी, उनका समेशन। तो यहाँ पर ये एवरेज फॉर्मूला जो है तो वो लिखा हुआ है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला दिखा हुआ है हमारे पास, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट ये जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ एर्गोडिसिटी, जो कि ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल्स टू टाइम एवरेज है, तो ये कैसे है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस में आपकी पोजीशन है, एक्स एक्सिस में अगर आपकी पोजीशन है, वाई एक्सिस में अगर आपकी एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। जो वहाँ पर एफ आई लिखा हुआ है ना, एफ आई यहाँ पर क्या है, एस आई है, एस आई मतलब एंट्रोपी, इस केस में एंट्रोपी है। तो मान लीजिए 3x की वैल्यूज पर मतलब 3 पोजीशंस पर, इसको प्रैक्टिकली समझिए कि किसी 3 पोजीशंस पर हमारे पार्टिकल्स की अलग अलग एंट्रोपी है, हमारे 3 पोजीशंस पर पार्टिकल की अलग अलग एंट्रोपी है। तो जो हमारी एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम क्या कहेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कहेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से ये हम निकाल पाएंगे कि x की किस एवरेज वैल्यू पर, x की मान लीजिए कहीं पर ये एवरेज वैल्यू आ रही होगी, x की किस एवरेज वैल्यू पर आपकी एंट्रोपी की एवरेज वैल्यू आ रही है। समझिएगा बात को कि x की किस एवरेज वैल्यू पर आपकी एंट्रोपी की एवरेज वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला कह रहा है। और इसी फॉर्मूले को आपने इस एग्जांपल की मदद से समझा कि अगर एक्स एक्सिस में अगर आपकी पोजीशन है और हर पोजीशन पर कुछ उसकी एंट्रोपी है, तो एवरेज एंट्रोपी एवरेज पोजीशन पर कितनी होगी, एवरेज पोजीशन पहले निकाल लोगे, फिर एवरेज एंट्रोपी, वो आपकी करस्पॉन्डिंग आपको एक एंट्रोपी दे देगी। उस एंट्रोपी और उस एवरेज पोजीशन को हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप और मूव करो जो आपका यहाँ पे टाइम एवरेज दिया हुआ है, हमने प्रॉपर्टी एवरेज को देख लिया इस एग्जांपल की मदद से, प्रॉपर्टी एवरेज। और अब ये जो टाइम एवरेज है, इसको भी हम अलग से समझते हैं। तो ये देखिए टाइम एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम एवरेज का जो हमने अभी एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, वहाँ पर जो एफ आई था फंक्शन, वो एफ आई रिप्लेस हो जाएगा टी आई से। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम की स्टडी कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो एंट्रोपी है, ये जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी की जगह क्या हो जाएगा, एंट्रोपी की जगह यहाँ पर हो जाएगा
एंट्रोपी की जगह आपकी यहाँ पर हो जाएगा टाइम, एंट्रोपी की जगह हो जाएगा टाइम। ये टी आपका डिनोट कर रहा है टाइम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका पार्टिकल है, जिन पार्टिकल्स की अलग अलग पोजीशंस हैं, यहाँ पर 3 पोजीशंस मैंने बताई हुई हैं, x1 x2 x3 3 पोजीशंस हैं। तीनों पोजीशंस पर जो पार्टिकल है वो कितना कितना टाइम एक्सपेंड या फिर स्पेंड कर रहा है, मतलब कितना टाइम यहाँ पर आपका x1 पोजीशन पर रुक रहा है, कितना x2 पोजीशन पर रुक रहा है, कितना x3 पोजीशन पर रुक रहा है। तो अगर आप एवरेज टाइम निकालोगे, अगर आप एवरेज टाइम निकालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी कौन सी पोजीशन है, उन 3 पोजीशंस में कुछ एवरेज पोजीशन, कौन सी ऐसी एवरेज पोजीशन है जहां पर पार्टिकल एवरेज टाइम पास कर रहा है, एवरेज टाइम बिता रहा है। समझ में आ रही है बात कि उन पोजीशंस में कौन सी ऐसी एवरेज पोजीशन है जहां पर पार्टिकल आपका एवरेज टाइम गुजार रहा है, तो वो आपका एवरेज टाइम होगा। और वही एवरेज टाइम आपको इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, समेशन ऑफ xi ti, xi जो है तो आपकी पोजीशंस हो गई और ti आपका करस्पॉन्डिंग टाइम हो गया कि किन किन पोजीशंस पर कितना कितना टाइम वो पार्टिकल स्पेंड कर रहा है। और यहाँ पर मैंने नीचे जो लिखा हुआ है रेड कॉलम के अंदर कि इस x की वैल्यू पर एवरेज टाइम की वैल्यू आएगी, मतलब इस जो हम ये पार्टिकुलर जो हमें वैल्यू हम फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, हमें एवरेज वैल्यू टाइम की मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वेयर पार्टिकल स्पेंड्स इट्स एवरेज टाइम, जहां पर पार्टिकल एवरेज टाइम गुजार रहा है, जहां पर पार्टिकल एवरेज टाइम गुजार रहा है। तो उम्मीद है आपको ये टाइम एवरेज समझ में आ गया होगा और आपको प्रॉपर्टी एवरेज भी समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब जो हमारा पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी एवरेज इक्वल टू टाइम एवरेज, है ना। तो प्रॉपर्टी एवरेज हमें समझ में आ गया कि कोई भी जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एवरेज किन पोजीशंस पर होगी। वहीं अगर हम टाइम एवरेज की बात करें तो उन पोजीशंस पर पार्टिकल कितना टाइम व्यतीत कर रहा है, पास कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, वो का टाइम एवरेज। तो जितना जो पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज होंगी उनका जो एवरेज होगा, एवरेज प्रॉपर्टीज, और जो उनका टाइम एवरेज होगा, मतलब वो जो पार्टिकल जो एवरेज टाइम जिस पोजीशंस पर स्पेंड कर रहे होंगे वो दोनों इक्वल होगा, वो दोनों इक्वल होगा। इस पोस्टुलेट का मतलब ये है ना, कि आपकी प्रॉपर्टी एवरेज और जो टाइम आपका पार्टिकल वहां पर स्पेंड कर रहा है, एवरेज टाइम और एवरेज जो प्रॉपर्टी आ रही है वो दोनों सेम होंगी। अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी आपकी स्टेज पर था, मैं भी इस चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ रहा था तो मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था। बट आफ्टर जब आप कुछ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का और इसके और कुछ फंडे पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही चाहिए। बट यहाँ पर अभी इस स्टेज में आपको समझना क्या जरूरी था, आपको टाइम एवरेज समझना जरूरी था, प्रॉपर्टी एवरेज समझना जरूरी था, और ये फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझना आवश्यक था। तो वो मैंने यहाँ पर अभी आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसको हम डेप्थ में आगे आने वाली वीडियोस पर डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पोस्टुलेट के ऊपर मूव करते हैं, जो कि है बोल्ट्जमैन प्रिंसिपल। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, वो है हमारा बोल्ट्जमैन प्रिंसिपल। आपने बोल्ट्जमैन का नाम सुना ही होगा, जो के होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है ना, तो उस हिसाब से आपने बोल्ट्जमैन का नाम सुना होगा। अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में बोल्ट्जमैन का क्या रोल है, उसने एक फॉर्मूला दिया जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, S इक्वल टू के LNW। ऐसे आपकी एंट्रोपी जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एंट्रोपी है। याद रखिएगा, हम अभी स्टैटिस्टिकल मतलब माइक्रो स्टेट्स पर हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपका माइक्रो स्टेट्स की मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स की एंट्रोपी जो है वो आपकी K इंटू LNW यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। मतलब एक आपका कोई भी पार्टिकल है, उस तरह के 100 अगर पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं तो हर पार्टिकल्स की जो माइक्रो स्टेट, मतलब हर पार्टिकल्स माइक्रो स्टेट होंगे तो उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। कोई पार्टिकल आपका ट्रांसलेशन कर रहा होगा, कोई पार्टिकल आपका रोटेशन कर रहा होगा, कोई पार्टिकल आपका
रैंडम मोशन, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, वो कर रहा होगा, है ना। इस तरह से जो आपकी W है वो आपकी डिफाइन होती है। तो ये जो बोल्ट्जमैन ने कहा वो ये कहा कि जो आपकी एंट्रोपी होगी वो होगी K × ln W के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपका बोल्ट्जमैन प्रिंसिपल है। और K जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो K की आपको पता है ये वैल्यू होती है R/NA। ये K को मतलब हम Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है। तो जो आपका K होता है बोल्ट्जमैन, ये पर एटम या पर मॉलिक्यूल या पर आयन डिफाइन होता है, पर एटम, पर मॉलिक्यूल और पर आयन डिफाइन किया जाता है ना। जबकि R जो होता है ये पर मोल में डिफाइन होता है। R की जो वैल्यूज आप देखते हैं 0.083 एटीएम पर लीटर पर मोल, है ना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो ये R जो है तो पर आपका मोल डिफाइन होता है जब आप पर मोल से उसका एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो। जब आप पर मोल को उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हो तो आपको पर एटम या पर मॉलिक्यूल या पर आयन आपको मिल जाता है। उसी को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थोड़ा बहुत अगर आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए। बस आपसे इतना ही कहना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड।